We are going to start with two poems today, the first two poems. And the first, we would be understanding what is the theme of the poems, whatever we are having in our class 10th. Every poem, हर एक poem को आप लोगों ने पहले थीम के अकॉर्डिंग समझना है, क्योंकि लिटरेरी मीनिंग्स आपके बाद में आते हैं. पहले आता है आपका थीम, then of course the poetic devices, and अगर आपको थीम समझ आ गई है तो एनीथिंग विच इज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट कैन बी इजी. दिस पोयम जो हमारा पहला पोयम है, डस्ट ऑफ स्नो, इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. द नेम्स ऑफ द पोएट्स शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट इज ओनली एन 8-line पोयम. मतलब सिर्फ 8 लाइनों में पोयम लिखी हुई है. What does it have the significance? तो कई बार ऐसा होता है आपके घर में, सबके साथ, a situation, I'm speaking about a situation. We are depressed. We are sorrowful, hopeless. कुछ ऐसा हमारे साथ हो जाता है कि हम सारी उम्मीदें खो बैठते हैं. मतलब हमें लगता है ओके, नथिंग इज देयर. And at that time, you can't call it as a miracle. आप उसको miracle नहीं बोल सकते, but कुछ ऐसा होता है that changes your perception. आपके मूड को चेंज कर देता है. Means, in another word, little things, छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, that can change the entire course. जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज को करने के लिए आपका कोई बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए. समटाइम्स अ सिंपल सिंगल स्मॉल थिंग्स कैन चेंज द सिचुएशन. सेकेंडली, जो सेकेंड थीम है इस पोयम से, क्योंकि अलग अलग थेमेटिक क्वेश्चंस आते हैं क्लास 10th. नेचर्स पावर, जो इसमें सेकेंड थीम पेपर में आया है, वो है द पावर ऑफ नेचर. नेचर, इट, जो लोग नेचर को बहुत करीब से समझते हैं, those who study का मतलब नॉट इन द रिसर्च एरिया, मतलब जैसे पोएट्स होते हैं, दे आर वेरी क्लोज. उनके लिए तो चांद भी जो है सुंदर है, उनके लिए बादल भी जो है इट्स ह्यूमन. तो जो लोग नेचर को स्टडी करते हैं, दोज हु आर वेरी क्लोज टू नेचर, they say nature has the healing power. For example, the earth, which revolves around the sun, it gives a rotation, right? Day and night. और हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई अगर रात है तो दिन भी होगा ही होगा. That means if there is problem, then there will be also solution to it. If you are passing through bad days, then there would be good days also. है ना? So that is nature's learning. Nature always gives us this learning that there is always good after bad. If there is day after night, spring after winter, then definitely आपका जो है, जो हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका भी कहीं ना कहीं देयर इज सम एंड. थर्ड इज, जो तीसरा है, मतलब जो सिंबल से रिलेट करके आपके पेपर में आ सकता है. द थर्ड वन विच इज रिलेटेड टू द सिंबल इन दिस पोयम, आपके यू हैव टू सिंबल्स, क्रो,
अब हम लोग क्रो किसके यूज करते हैं? हम ये तो नहीं बोलते ना बेटा, मतलब किसी को भी देखकर कि देखो कितना सुंदर है कौवे की तरह। वी नेवर से, बिकॉज कौवा, क्रो जो होता है, इट इज अ नेगेटिव एलिमेंट। हम मतलब कि कौवे को जो है वी रिलेट इट विथ समथिंग डार्क। किसी का कोई बहुत ज्यादा बोल रहा होता तो कहते कौवे की तरह काका कर रहा है। तो क्रो इज नॉट कंसिडर्ड अ पॉजिटिव एलिमेंट, इट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव एलिमेंट, पेपर में भी आया हुआ है। एंड हेमलॉक ट्री, जो हेमलॉक ट्रीज के जो सीड्स होते हैं, दे आर पॉइजनस। They are poisonous, means if people consume they would die. तो both of them, that is hemlock as well as crow, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि what are the two negative elements। तो ये दोनों आपके negative elements हैं, crow and hemlock। crow we normally relate crow to something negative, color, उसका कॉइंग, सब कुछ वी रिलेटेड टू नेगेटिव। जैसे हम कहते हैं कोयल की तरह मीठा, तो कौवे की तरह काका कर रहा बोलते हैं, तो इट इज समथिंग नेगेटिव। दोनों जो है, समटाइम्स इवन द नेगेटिव एलिमेंट्स कैन गिव अस अ पॉजिटिव अप्रोच। तो देर आर 3 डिफरेंट थीम्स एंड तीनों के ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। and मतलब कि whenever I say exam, it means first of all boards and then of course the schools, because boards के sample papers as well as last year paper से ही आपके school के papers बनते रहते हैं। तो it means something fast, sometimes a small incident can change the entire course of life. Secondly, nature has the healing power. And third, not last but not the least, is even the negative elements can have a positive approach. So these are the 3 theme base of this poem, Dust of Snow. To summarize it, now what is dust of snow? मतलब dust of snow का मतलब क्या है? Snowflakes. Snow के जो flakes होते हैं वो। We don't exactly know why the poet was sorrowful, but the poet was perhaps sitting under a tree or he was passing by. शायद वो नीचे बैठा था या वो पास कर रहा था। उस पर्टिकुलर डे he was very depressed, वो दुखी था। And suddenly when he was near that hemlock tree as I said is a poisonous, उसके जो seeds होते हैं they are poisonous, and that was a cold wintry time, बिल्कुल cold wintry time था, it was completely snow, not like India. Suddenly एक crow जो है which was sitting on that hemlock tree, the crow was sitting, maybe it was flying और वो अपने आप को बचा रहा था। It just उसने अपने wings को जो है पैट किया, and flutter करते ही when he fluttered the wings, तो some of the snowflakes fell on the poet। जो पोएट नीचे खड़ा था उसके ऊपर वो स्नोफ्लेक्स आकर गिरे। हेमलॉक ट्री एज वेल एज क्रो, both of them negative, and when this snowflake fell on him, he suddenly felt a change। जब वो ठंडी ठंडी सी चीज आकर इसके ऊपर गिरी तो उसको सडनली ऐसा लगा एज इफ देयर इज अ चेंज। उसको मतलब ही स्टार्टेड रिग्रेटिंग कि उसने अपना मैक्सिमम डे जो है वो बर्बाद कर दिया इन रिग्रेट। वो रिग्रेट करते हुए ही हैड स्पॉइल्ड हिज डे, एंड दैट, अब उसको लगा एटलीस्ट वो ठंडा सा, जब when he realized that, when he experienced that,
तो he changed his mood and he vowed, और उसने कसम खाई कि अब जो बाकी दिन बच गया है, जितना भी टाइम अभी दिन का बच गया है, he would cultivate it properly instead of regretting. यानी वो जो छोटा सा एक इंसिडेंट था, falling of the snowflake on the poet, नेचर्स, उसका नेचर का जो डायरेक्शन था, that cold experience, and hemlock as well as the crow, both are the negative elements, लेकिन उनके वजह से उसके ऊपर वो फ्लेक आकर गिरा. That was only because of the hemlock and the crow, and all these changed his mood. He was pessimistic. Pessimistic मतलब negative. Pessimistic हम यूज करते हैं for being negative, and he changed his mood into optimistic. And optimistic का मतलब होता है positive. Optimistic and pessimistic are opposites. Because in some time the जो end वाला line होता उसमें tone पूछा जाता. What is the tone? So the tone was optimistic. Optimistic means a positive approach. Thus, one should never underestimate anything. चाहे वो कोई चीज काली हो, बुरी हो, sometimes something which may be bad. जैसे कहते हैं ना, करेला कितना कड़वा होता है, yet it is very good for our health. So it is not that every bad thing or हाँ मतलब कि anything which you feel negative is having the same effect. Sometimes it can even have a positive effect. So that is the summary of the poem Dust of Snow. So let us now start the poem along with NCERT. If you see the 8 lines, अगर आप 8 lines को देखो, so you would see that there is the entire poem is written like a paragraph. It is written in enjambment. अगर आपको याद हो, if you have revised your poetic devices, then you must have seen that there is no comma, no full stop in the 7 lines. So this is what we call as enjambment. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, means now we don't know exactly whether the poet was sitting under the tree or he was passing by. We know that he was somewhere under the tree. And suddenly what he saw was that a crow which was sitting on that tree, it just dusted the snow. उसने अपने आप को शायद, it was fluttering its wings, and it fell down on the poet. Has given my heart a change of mood. And the moment the dust flakes fell on him, the snowflakes fell on him, he had a change of mood. This is what I said, from pessimistic to optimistic. From pessimistic to optimistic means he was feeling very depressed and suddenly he felt hopeful. And saved some part of a day I had rued. And then what he says is, and saved some part of a day means he had already ruined. Ruined matlab spoiled or ruined, you can say. He say that I had already spoiled that entire half of the day. But ab jo bach gaya tha, the time which was left, at least he would not use it in regret. कम से कम अब वो रिग्रेट नहीं करेगा. अब वो जो टाइम बच गया है, he would cultivate it. So that 2 elements, that is the hemlock tree as well as the crow, they both changed his
entire perception. उसकी सोच को उसने बदल दिया. That is the crux of this entire poem. You can use different themes, nature's healing power, small things have significant these are the three themes which you can understand. Now let us come to the poetic devices. The very first, as I said, is enjambment. There is no, and इसमें से poem से सबसे ज्यादा ये वाला आया भी हुआ है. You don't have any kind of comma or full stop. So the very first we have is enjambment. Second is a way a crow swooped down on me. This entire line, you have the letter O, that is vowel O, which is assonance. You have the letter, sorry, vowel O. Then has given my heart. Has given my heart. And here it is alliteration. And even in this saved sum, this is also alliteration. The sound, the letter S is there in the beginning. And symbols, the symbols which have been used here are crow and hemlock. Crow is crow, black color, and hemlock is poisonous. But यहाँ पर उनके कलर और उनके पॉइजन को जो है it has not been taken. It has been said even they are considered negative. Still उनकी वजह से उस पोएट का जो मूड था that changed. In this, the tone of the poet is optimistic. He is having a positive approach. Now the rhyming scheme. The rhyming scheme of the poem is crow A, me B. Crow and snow sounds like same, again A, and me and tree again sounds same. So the rhyming scheme is AB, AB. Similarly, heart A, mood B. Heart के जैसा part again A, and mood के जैसा rude तो again B. So AB, AB. The rhyming scheme normally comes in 4 lines. 4 line में आपके आता है what we call as chopai in Hindi. And the rhyming scheme is AB, AB. So this is what the poem Dust of Snow. Now you may be asked, what is the meaning of dust of snow? So it is, they are the snowflakes. मतलब पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं. What is dust of snow? Dust of snow is are the snowflakes. Right? So this is the first poem, that is Dust of Snow, written by Robert Frost.
more than the name, the meaning of each of the word, first of all, you may be having the rhyme, the poetic devices from this poem. Then the main thing which has been repeatedly coming is a long question based on the theme. And these are the themes which have been coming in the exam, and these themes are like ऐसा नहीं है कि एक ही theme आया है. All of these three themes have been repeated. कभी first आता, कभी second आता, कभी third आता. We had this nature's healing power in our 9th standard also. आपका जो rain on the roof है, that paper, that was जो वो वाला chapter था, that was the nature's healing power. Then the question may not be explain the theme of the poem. It will not be in that manner. It would be given, this kind of word would be given sometimes, and you may be given even what you call some phrase, some quotation, और ऐसा जैसे लिखा हुआ है कि small things have significant power sometimes. Explain it in reference to the dust of snow. So then you have to, जो मैंने आपको बताया, small things मतलब छोटी छोटी चीजें, और इसमें छोटी चीज क्या थी? The poet was regretful, he was sorrowful, hopeless, and while he was passing under a hemlock tree, hemlock which is a negative element, some snowflakes fell on him, which was shaken by the crow. This small change, ये तो छोटी सी बात है, अपने ऊपर आइस गिर गया. अब आप सोचो, आप कहीं से जा रहे हो, होली में कितनी बार हमारे ऊपर पानी गिर जाता है. तो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, but that small thing also changed his entire mood. He decided that he would not be spoiling his leftover time. जो बचा हुआ time है, वो उसको spoil नहीं करेगा. He would spend it cultivately. आपको इसमें ये लिखना. एंड अगर आपके पेपर में आता है इवन, मतलब इसमें आता है crow and hemlock are considered to be negative elements. Even negative elements can give positive approach. Explain it in context to dust of snow. तो अगर आपके पेपर में ऐसा आ गया, तो whenever you are getting the questions, you must understand जो लिखा है, जैसे इसमें नेगेटिव एलिमेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन इट. नाउ इन दिस नेगेटिव एलिमेंट्स क्या क्या है आपके? क्रो एंड हेमलॉक. So first of all, you have to tell that crow and hemlock are considered to be negative. Why? ये भी बताना है. Because crow जो है, it is black in color, and hemlock seeds are considered poisonous. फिर वही वाली बात बतानी है कि the poet was passing, the snowflakes fell down from the hemlock tree when a crow shook its wings, and this small incident changed the poet's mood. तो ये तीनों में आंसर सिमिलर होते हैं, बट उसको जो लिखने का तरीका होता है, दैट शुड बी डिफरेंट. द पोएम्स जो सेटिंग है, इट इज इन अ विंटरी इवनिंग, मतलब विंटर है और शायद शाम का सीजन है, क्योंकि उसने कहा है कि एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यू. पार्ट, डे, हैड, तीनों में आपका द vowel A is being repeated. So assonance. So you can just note down all these things and you can understand this poem very well. In the same line, similarly, the same poet is there, Robert Frost. ये जो poem है Fire and Ice, this is completely different.
वो जो पोएम था दैट वाज ओनली अबाउट small things can have significant effect, whereas fire and ice जो है it is something philosophical. ये आपका जो है थोड़ा सा philosophical है, मतलब something which we need to understand. It is a what you call as a warning. Here again fire जो है it is the symbol of greed. फायर ग्रीड जो होता है वो जल्दी फैलता है. अगर हमारे जो हम जो लालची होते हैं ना, वो जल्दी हम लोगों को करप्ट कर देता. एक बार मन में लालच आ जाए, वंस यू हैव ग्रीड इन यू, फिर आपको जो है पता नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग. तो यहां पर इट इज ग्रीड, एवरिस. एवरिस इज अगेन एक्सट्रीम ग्रीड. एक्सट्रीम ग्रीड. पेपर में आते हैं ये सारे वर्ड्स आपके. फायर सिग्निफाइज आपका ग्रीड. हमारा जो व्हाट वी से एस्पिरेशंस, वी वांट टू डिजायर्स. नाउ यहाँ पर डिजायर इज नॉट द वन विच हम लोग कह रहे हैं आई डिजायर टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर. नो नो, दैट इज नॉट हियर. यहाँ पर द डिजायर इज समथिंग विच इज वेरी विच मे बी which may spoil us. Humans desire they should build up empires and they should cut the trees. Now उनका जो ये desire है that has threatened the earth. उसकी वजह से जो अर्थ है वो हमारा जो है it has been threatened. So greed, avarice, desires, इन सबको हम फायर से रिलेट करते हैं. एंड जो आपका आइस है, फायर जो है वो जल्दी फैलता है. फायर स्प्रेड्स क्विकली. एंड जो आइस होता है उसको हम लोग मेल्ट करने में बहुत लेट होता है. मतलब वो धीरे 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 आपका जो है मतलब कि इट मेल्ट्स. So ice has been related to cold contempt, jealous, hatred. So there are two symbols. One is आपका fire and second one is ice. That is आपका ice. Sorry, ice is cold contempt and fire is greed. And they both are opposite to each other. Fire and ice both are opposite to each other. So we call it as oxymoron. Now, some say, मतलब यहाँ पर जो है according to Robert Frost, the world is divided into two. जो वर्ल्ड में मतलब कि जो लोगों की जो सोच है that has been divided into two. Some people favor, some people, कुछ लोगों का मानना है कि जो हमारा ग्रीड है, हमारा जो डिजायर है, that would ruin us, that would end the world, that would come into destruction. अगर हम लोग ओवर डिजायरस होते हैं, ओवर एम्बिशियस होते हैं, अगर हम लोग ओवर एम्बिशियस होते हैं, डिजायरस होते हैं, एवरीज यानी कि ग्रीड रखते हैं, तो दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी. एंड कुछ लोगों का मानना है इट इज नॉट द ग्रीड, इट इज द आइज यानी कि द कोल्ड कंटेम्प्ट, इट इज द हेट्रेड, जिसकी वजह से धीरे धीरे दुनिया खत्म हो जाए. सो द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू.
जो वर्ल्ड है उनमें दो लोगों के ओपिनियंस हैं. देर आर टू ओपिनियंस. One set supports greed and another set supports jealous, hatred, cold contempt. Some say the world will end in fire. मतलब कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम लोग ग्रीडी होंगे तो फिर दुनिया खत्म हो जाएगी. सम से इन आइज. और जो दूसरा सेट है वो कहता है कि इट वुड एंड अप विथ हेट्रेड, कोल्ड कंटेम्प्ट. अब जो पोएट है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर मतलब जितना मैं जानता हूं, मतलब कि टू माई नॉलेज. दिस मीन्स टू माई नॉलेज, व्हाट आई नो. मुझे जितना पता है अबाउट ग्रीड, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. मैं उन लोगों के साथ हूं जो लोग ग्रीड को सपोर्ट करते हैं, ओवर एम्बिशन को सपोर्ट करते हैं. मतलब द पोएट बिलीव्स दैट एम्बिशन, ग्रीड विल एंड अप दिस वर्ल्ड. बट फिर वो आगे कहता है कि if the world has to perish twice, perish मतलब खत्म हो जाना, end up, perish मतलब end. If it had to perish twice, I think I know enough of hate. और मेरे ख्याल में, according to me, even hatred can be the reason for destruction. To say that for destruction eyes is also great, यहाँ पर it is not बेटा great, यहाँ पे it is also having the same effect. यहाँ पर the greatness is not for positive way, it means it is also equally significant and would suffice. Suffice मतलब and it is sufficient, इतना है कि डेफिनेटली हम मतलब कि इवन हेट्रेड जो है वो भी दुनिया को खत्म कर सकता है. इन अनदर वर्ड, जो पोएट है, ही इज गिविंग अस अ वार्निंग. वो हमें ये वार्निंग दे रहा है कि भाई अगर हम ओवर एम्बिशियस, इफ वी आर ओवर एम्बिशियस, if we are greedy, if we are having cold contempt, hate, then what will happen? Then definitely the world will end. Chahe that might be the greed or it may be the cold contempt. अगर हम लोग अपनी इन मतलब कि if we are not leaving behind, if we are not becoming selfless, if we do not leave jealous, if we are hating others, then definitely the world will end up. We would end up in destruction. हम एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते. See what happens is when we are desirous, तो हम लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं. The war. And when we are having jealous, when we are hating, then also we make some attempt to hurt others. हम दूसरे को जो है दुखी करना चाहते हैं. In both the cases, whether it is the hatred or it is the greed, people would be suffering. The world would end up one day. So this is a vengeful warning. It's a warning that people should leave their over ambition. हम लोग क्या कर रहे हैं? टू कॉन्कर एवरीथिंग, मे बी वी आर कॉन्कर मतलब कि वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स. हमारे 12th में एक पोएम है कीपिंग क्वाइट. देयर इज वन पोएम कॉल्ड कीपिंग क्वाइट. द सेम थीम.
It has the same theme, but it doesn't have this eyes and all. It is symbolizing कि humans जो है अर्थ को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि हम ये नहीं समझ पाते, that we are not able to understand कि हम अर्थ को नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं. It is the humans whom we are harming. हम अगर पेड़ों को काटते हैं तो भाई ऑक्सीजन किसको कमी होगा? वी. If we are developing the land, लेकिन वहां पर if agriculture is not left, then खाने के लिए कौन परेशान होगा? हम. If we are overusing the water resources, if the water table goes, then who is going to bear the brunt? Human. लेकिन हम ये बात नहीं समझते हैं. We don't understand that our greed, our over ambition is going to only bring destruction. जबकि ये वाला जो मतलब कि पर्टिकुलर जो है ये दिस वाज रिटन समवेयर इन द वर्ल्ड वॉर टाइम. मतलब ये सब वर्ल्ड वॉर से अगर हम रिलेट कर सकते हैं तो अगर हम मतलब कि वर्ल्ड वॉर के समय व्हाट हैपेंड, ऑफ कोर्स इट वाज द डिस्ट्रक्शन. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हाट इट गेव? इट ओनली गेव डिजायर. Whereas if we talk about the Cold War, मतलब आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, but there is one period in history which we call as Cold War. Means when we are having cold contempt, when we don't want to understand others, हम दूसरों को देखकर जलते हैं, दूसरों को देखकर हम hatred रखते हैं. That would also. So we need to leave our ambition. We need to have a friendly relation so that we are protecting ourselves and this earth. That's the poem Fire and Ice. The letters fire and ice are opposite. So this is oxymoron. Now let us come to the poetic devices. First of all, you have enjambment. That is, अगर आप देखो तो there is यहाँ पर आप देखो there is no comma, no full stop. Then if you look into this, some say the word some has been repeated in the consecutive lines, and this is आपका anaphora. Will end in fire. Here you have assonance. अगर आपके पेपर में बच्चे होल्ड विद दोस हु फेवर आता है तो आपका एजोनेंस है. एंड अगर सिर्फ आपका फेवर फायर आता है, सिर्फ फेवर फायर, तो देन इट इज एलिट्रेशन. I has been repeated. I think I know. I think I know. It is repetition. I think I know में I जो है वो repeated है, तो it is repetition. And to say that for destruction, ice is also great and would suffice. में आपका again you have assonance, the vowel I. And of course, fire and ice, ये दोनों जो है they are symbols. Symbolism. Fire is the symbol for desire, avarice, and greed, and ice is for cold contempt, jealous, and hatred. So this is the poem Fire and Ice. इस poem से आपके जो questions हैं, first of all, you may be having the thematic one, and it has a very simple theme. The poet is giving
the poet is giving us a vengeful warning. मतलब वो आपको डरा कर, he is trying to give you that warning कि if humans don't understand, then the nature of human, which is greed, which is hatred, this would end up the world. In the first paragraph, he says, some say the world, मतलब the world is divided into two. जो दुनिया में लोग हैं उनके जो their nature, their views, their opinions are two. One says it is because of the fire, desire that the world will end. और ऐसा क्यों बोला है? Because fire हमेशा जल्दी spread करता है. And another set of people opine that it is the hatred or jealous that would end up the world. और दूसरा जो सेट है वो कहता है कि भाई कोल्ड कंटेम्प्ट जेलस हेट्रेड उससे होगा. एंड द पोएट, जो पोएट है उसका मानना है ही सपोर्ट्स द पीपल हु आर सपोर्टिंग फायर. मतलब उसका मानना है ग्रीड जो है वो जल्दी खत्म कर देगा, बिकॉज ग्रीड लीड्स टू करप्शन एंड करप्शन लीड्स टू एंड. देन ही सेज दैट maybe that if it ends twice, मतलब ऐसा कुछ हुआ कि the world has to end up twice, then maybe eyes is also, the hatred, the cold contempt is also sufficient to end up this world. Both are destructive. यहाँ पे fire and ice have been symbolized as the symbols of destruction. The poet has used a number of poetic device. And now what is the rhyme scheme? आपका जो rhyme scheme है वो क्या है? वो है fire A, ice B. Desire, again fire के जैसा desire तो A, and fire again A. So it is A, B, A. Similarly, twice A, hate B, ice A, great B, suffice A. यानी कि जो सेकेंड वाला है उसका है A B A. There are two rhyme schemes. In the first paragraph, it is A B A. And in the second, it is A B A. So this is the poem Fire and Ice. You can expect whenever you have an exam or even in the boards from these poems, most of the time symbol के questions. Then what is, मतलब जो ये वाला poem है इससे ये भी पूछा गया कि what is the poet trying to convey. And जो पहला poem हमने किया dust of snow, जो आपका dust of snow, उससे आपका theme, and the theme has been mentioned and you have to explain it. So these are the first two poems which are together in your first chapter. Both of them have been written by Robert Frost.